हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऐश्वर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो है जीवनी देख लिया था। उससे जो क्वेश्चन बनते थे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया था। आज हम देखेंगे उसने जो लिखा है, उसने कहा था। क्या लिखा है? उसने कहा था। चलिए, तो उसने कहा था क्या है? कहानी है। देख लिए थे हम। ये क्या है? कहानी है। किसने लिखा है? उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी। कब लिखा है? 1915 में। चंद्र शर्मा गुलेरी कितने लिखे हैं? तो सिर्फ 3 कहानी लिखे हैं। बुद्धू का काटा, सुखमय जीवन। उसने कहा था बुद्धू को काटा 1911 में, सुखमय जीवन 1911 में, उसने कहा था 1915 में। चलिए, अब चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, लिखा है बड़े बड़े शहरों की के गाड़ी वालों की जवान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। मतलब देखिए, इसका क्या भाव हुआ, क्या अर्थ हुआ। देखिए, बोल रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो इक्के गाड़ी वाले होते हैं, जो गाड़ी सब चलते हैं, ना होता है घोड़ा गाड़ी सब, ये सब चलता रहता है। इसका जवान इतना खतरनाक रहता है भाई, एकदम सबको गरिया देगा, एकदम गाली वाली दे के बात करेगा सबसे, जो बड़े बड़े शहरों में है। लेकिन अगर हम अमृतसर के जो बम्बू काट वाला होता है, जो क्या बोलते हैं घोड़ा गाड़ी वाला सब होता है, कि बोली का मरहम लगावे, मतलब हुआ अमृतसर के जो बम्बू काट वाले सब है, जो घोड़ा गाली वाले सब है, इतना अच्छा से बात करते हैं। जब सामने में कोई आएगा, हट जाओ माँ जी, हट जाओ बहन जी, नहीं ऐसे ऐसे करके बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बड़े बड़े शहरों के जो इक्के गाड़ी वाले हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है सीखिए अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली से, ना कि जैसे अमृतसर के जो लोग हैं, वहाँ के जो चलाने वाले हैं बम्बू काट, जो क्या बोलते हैं घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ी जो चलाते हैं, सवारी जो करते हैं, तो कोई आगे में आ जाता है या कोई बच्ची आए तो उसको बहुत प्यार से हट जा बेबी, हट जा माँ जी, है ना, हट जा बड़ो बड़ो बाली वाली, है ना, लंबे लंबे बालों वाली, ऐसे ऐसे कह के। इसलिए बोला है कि बोली का क्या लगा है? मरहम। मतलब इतना अच्छा से बोलता है कि उनको बोली का क्या लगा है? मरहम लगा दे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धूनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। जो अमृतसर की है, ये क्या होता है, एकदम इक्के वाली घोड़े की नानी से अपना निकट, मतलब घोड़े को नानी के लगा के हो सकता है गाली देता होगा। क्या बोल रहा है कि कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थापित करता है, क्योंकि उसे गाली देता होगा नानी को, है ना। कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चित कर अपने ही को सताया हुई बताते हैं, और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। कौन? बम्बू काट वाले। ठीक है। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमरा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, करते हुए सफेद फेंटो खचरों और बतकों, गन्ने और खोमचे, गन्ने और खोमचे और भारे वाले के जंगल में राह खेते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए क्या बोल रहा है, कभी राह चलते, मतलब हुआ कि जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े शहरों की जिक्को गाड़ी वाले होते हैं, थोड़ा भी तरस नहीं खाते हैं। थोड़ा भी किसी को देखता है कि मान लीजिए बूढ़ा है, तो ये नहीं किसको बोला हटो थोड़ा साइड हो जाओ बाबा जी, ये नहीं एकदम गाली दे दिया, उनको एकदम डांट दिए। लेकिन वही अमृतसर की बात करें तो अमृतसर की है ना, उनकी बिरादरी वाले, है ना, क्या बोलता है कि ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, मतलब जैसे कोई जो जहाँ पे मान लीजिए भीड़ है, तो बोलता है बचो खालसा जी, बचो बचो एकदम बचो, है ना, हटो भाई जी, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ठहरना भाई जी, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा मेरा गाड़ी आ रहा है बम्बू कार, थोड़ा आगे जाने दो, है ना, आने दो लाला जी, आने दो, पहले मुझे जाने दो, हटो बाछा, करते हुए सफेद फेंटो खचरो और बतखों, जैसे ना कि भीड़ सब रहता है, भीड़ भड़क्का सब रहता है, बत्तख सब रहता है, गन्ने और खोमचे वाले जो गन्ना का जूस बेचता रहता है, भाड़ा वाला सब रहता है, एकदम ठेला लगाया हुआ रहता है, उस भीड़ में जंगल मतलब, तो उस भीड़ में जो है राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। भाई अमृतसर में अगर ये जब नहीं कहे तो हटेगा ही नहीं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, एकदम बोलेगा जी जी थोड़ा हट जाइए, महा साहब साहब हट जाइए, हट जाइए, है ना। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं। भाई अमृतसर वालों की जीभ नहीं चलती, ऐसी बात नहीं है, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। क्या समझे?
इतना खतरनाक चलाती है कि सीधे किसी को भी लुभा सकते, एकदम मीठी छुरी की तरह, एकदम मीठी मीठी बोली, हट जाइए माँ जी, हट जाओ बाछा, बच्चों खालसा जी, अरे आने दो लाला जी, ठहरना भाई जी, रुको भाई जी। ठीक है, ऐसी चलती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटने को होता है, लीक, हम लोग क्या बोलते हैं गांव में, जो है मम्मी सब बोलेगी लीक बन गया है, लीक, इसको क्या बोलते हैं, लीक। सड़क को क्या बोलते हैं, लीक। लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के ये नमूने, देखो क्या बोलेगा। बुढ़िया सब जो अगर मिल जाए, अमृतसर वाले जो बम्बू काट वाला, तो क्या बोलेगा, हट जा जीने जोगिए, मतलब जीने योग्य है तुम, हट जाओ अभी बुढ़िए, भाग जा, मर जाएगी 2-3 साल और जिएगी, हट जा, हट जा, कर्मा वाली, मतलब वो कर्म को करने वाली, तुम ही लोग तो हो जो कर्म करती है, अच्छा अच्छा कर्म करती है, भाग जाओ, हट जा पुता प्यारी, मतलब हट जा, ओ हट जा अम्मा जी, पुत्र के प्यारी, हट जा, हट जा, ओ हट जा जीने जोगी, अभी जीने वाली है, हट जा कर्मा वाली, हट जा पुता प्यारी, मतलब पुत्र का प्यारी मम्मी, हट जा, बच जा लंबी वाली है ना। बूढ़ी सबका जो है, अम्मा सबकी जो बाल रहते हैं ना, बड़ी लंबी रहती है। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य देखिए दिया है, तू भाग्यों वाली है, कर्मों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, हैं? बच जा। ठीक है, इतना प्यार से कहती है, इतना प्यार से समझाती है। ठीक है, अमृतसर के बम्बू काट वाले। चलिए अब बोल रहे हैं, ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का, वही लहाना सिंह, एक लड़का का नाम क्या है, लहाना सिंह, और एक लड़की, एक लहाना सिंह, एक लड़का का 12 साल, और इसका कितना था, 8 साल। सॉरी आवाज के लिए। चलिए, एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। अब देखिए है ना, अब कहानी शुरू हो गया, कैसे कैसे मुलाकात हुआ। एक लड़की का नाम ही था क्या, सुबेदानी। आगे हम सब पढ़ लेंगे, धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए, बहुत मजा आएगा इसमें। इस पे एक फिल्म भी निकल चुका है, विमल राय ने बनाया है, बताए थे मैंने। चलिए, अब है चौक की एक दुकान पर, ठीक है भाई, अमृतसर में अपन गया है, चौक की है, चौक है, हम लोग भी चौक पे नहीं जाते घूमने चाय वाय पीने, तो चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है, मतलब लड़का भी सिख है और लड़की भी सिख है। क्या है, दोनों सिख है। चलिए, वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, और यह रसोई के लिए बढ़िया। चलिए देखिए, लड़का जो है, लड़का मामा के लिए केस धोने के लिए, याद रखिएगा, लड़का क्यों आया था, तो दही लेने, क्यों, तो अपने मामा के केस धोने। और जो है लड़की क्यों आई थी, तो रसोई के लिए बढ़िया, रसोई के लिए जो है बढ़िया, मतलब लकड़ी बोल सकते हैं, जलावन के लिए लकड़ी लेने के लिए आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, मतलब जब ये दोनों दुकान पे गए ना, तो एक दूसरा आदमी था, तो उससे हम बातचीत कर रहा था अपन। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए गए कहीं पे, और दो आदमी पहले दुकान पे बैठे तो उसको पहले देगा। ठीक। अब है, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था, मतलब जो बात कर रहा था ना, उस शेर भर गीले पापड़ की गड्डी रखल था, आई गधा क्या रहा था, गिने जा रहा था, हट नहीं रहा था। जैसे मान लीजिए हम जाए, कोई वहां पे खरीद रहा है, वो क्या कर रहा है कि सामान को बार बार गिन रहा है, हमको ले ये नहीं दे रहा है, तो बताइए दिक्कत ना है भाई। चलो, अब पूछता है, तेरे घर कहाँ है, मगरे में, और तेरे, मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है। चलो, सबसे पहले पूछा क्या, लड़का, कि तेरे घर कहाँ है। कौन पूछा, लड़का, याद रखिएगा, लड़का पूछा तेरे घर कहाँ है, तो बोला मगड़े में। तो फिर लड़के, और तेरे कहाँ है बे, तेरे कहाँ है, तो हम तो बता दिए मगड़े में, तेरे कहाँ है, तो बोला मांझे में। कहाँ है, मांझे में। लहना सिंह कहाँ था, मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है, फिर पूछ दिया, क्या बोलते हैं लहना सिंह, यहाँ कहाँ रहती है, अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। देखिए, लड़की के मामा का नाम पूछ देता है, क्या है, अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। अब लड़का बोलता है, मैं भी तो मामा के यहाँ हूँ, उनका घर तो गुरु बाजार में है। बात को समझे, पहले पूछता है लड़का तेरे घर कहाँ है, पूछता है कि लड़के और लड़के का संवाद, क्या बोलते हैं, पाठ से ले, तो लिखेंगे, लड़का पहले पूछता है कि तेरे घर कहाँ है, तो वो बोलती है मगरे में। फिर लड़की पूछता है, और तेरे कहाँ है, तो मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है, तो बोली अथर सिंह के बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। फिर मैं भी मामा के यहाँ हूँ, लड़का भी बोला उनका घर गुरु बाजार में है, तो पूछ देगा लड़की के मामा का घर कहाँ, अतर सिंह है, और लड़का का मामा है, गुरु घर है, क्या बोलते हैं, गुरु बाजार में, और उसका घर है मांझे में। ठीक, चलो, लेकिन लड़का के मामा का नाम नहीं दिया है, लड़की के मामा का नाम पता हो गया, अतर सिंह। चलो, इतने में दुकानदार निबटा, इतने में जो दूसरा आदमी था ले रहा था वो निबट गया, और इनका सौदा देने लगा, लड़की लड़का का सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ चले। अब देखिए, कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, वही वाला, कि तेरी कुरमाई हो गई है।
तेरी कुर्माई हो गई। कुर्माई मतलब क्या होता है? सगाई। पहले क्या होता था? सगाई हो जाता था, अभी भी होता है, फिर बाद में शादी हो जाती है। इस पर लड़के कुछ आंखें चढ़ाकर, ऐसा आंख चढ़ाकर, जैसे लड़की सबका होता है, लड़का सभी करता है। जैसे मान लीजिए किसी को चाहता है तो जाए ऐसा आंख करके भाग जाएगा एकदम, है ना। आंख मतलब अभी देख नहीं सकते हम लोग, कर लिए, अभी कर लीजिए, समझ जाइए। चलिए, इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कर दौड़ गई, और लड़का मुंह देखता रह गया, ले मुंह ताकता रह गया, भाग यहाँ से। दूसरे दिन दूसरे तीसरे दिन सब्जी के वाले के यहाँ, तो कभी दूध वाले के यहाँ, तो कभी खोमचे वाले के यहाँ, अकस्मात दोनों मिल जाते। अब बताइए, भगवान ने जोड़ा बनाना चाह रहा था लेकिन नहीं बना, बताइए। अब जो है दोनों जो है बार बार अकस्मात कहीं मिल जाते थे, कभी दूध वाले के यहाँ, तो कभी सब्जी वाले के यहाँ, तो कभी दुकान वाले के यहाँ, तो कभी खोमचे वाले के यहाँ। ठीक है, महीना भर यही हाल रहा। 2 3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुर्माई हो गई? भाई मतलब सगाई हो गई, क्योंकि सगाई हो फिर पीछे पड़ के क्या फायदा। और उत्तर में वही धत मिला, धत नहीं बताएंगे, धत। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम किसी को चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे उसको, मान लिया हमको नहीं चाहती है, तो हम क्या करेंगे, बारह पूछेंगे, चाहती है, चाहती है, उसे जानने की कोशिश करेंगे। हम चाहते रहता है कि वो चाहे, लेकिन जबरदस्ती बोलेंगे कि बोल दो तुम। ठीक है, तो ऐसे ही एक दिन पूछ रहा था, एकदम 3 बार वाला, एक दिन पूछा ऐसे कि जो है तेरी कुर्बानी हो गई? हंसी में, मतलब वो हंसी में बोल पूछा, लड़का ने हंसी में हो गई है। उसको लगा था मन मने कि क्या पता नहीं हुआ है, लेकिन ये मजाक में पूछा, लेकिन मजाक क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ये सही में हो गया। लड़की पूछ दी, लड़के की संभावना के विरुद्ध, मतलब लड़का को कोई संभावना नहीं था कि लड़की कुर्माई हो गई होगी। लड़की बोलती हाँ हो गई, बताओ। तो बोला कब हो गई है? कब हो गया भाई, कब कब? तो बोल रहे हैं लड़की, कॉल देखते नहीं, और रेशम के कढ़ा सावा सालू है, सुझाता नहीं तेरे को, ऐ जो सालू पहना हो रेशम का, बताओ। लड़की भाग गई, ये कह के लड़की क्या हो गया, भाग गई। लड़के ने घर की तरफ राह लिया। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लड़के ने क्या ली, घर की तरफ राह ली। ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या कहा जब पूछा कुरमाई हो गया है तो। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, गड्ढा में ढकेल दिया, होता है ना मोर टाइप का, मारा लात सीधे धकेल के, इसमें लात नहीं मारा, धकेल दिया, हो सकता है कैसे धकेला। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, मतलब छाबड़ी वाले मतलब होता है वो जो बेचता रहता है ठेला लगा के, कुछ कुछ नहीं बेचता रहता है खाने वाले, तो एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मार दिया, पगला गया, ये बताओ, लहना सिंह पगला गया लड़का। और एक गोभी वाले के ठेले में दूध रेल दिया, ये कौन बात हुआ भाई, ठेला में दूध रेल दिया। देखिए क्या सब किया ये। जब पूछता है कि जब लड़की ने असंभावना के विरुद्ध बोल दिया, संभावना के विरुद्ध बोल दिया कि जो नहीं होने वाला था, कि मेरी कुर्बानी हो गई है, तो क्या प्रतिक्रिया हुई। तो भाई साहब घर जाते समय एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खो गया है, एक कुत्ते को पत्थर मार दिया है, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। और एक बार क्या हुआ, क्या कहता है, जब सामने से आ रही थी महिला नहा के पूजा उजा करके, देखो ना यहाँ पे सामने नहाती हुई किसी वैष्णव से टकरा कर अंधे को उपाधि पा गई। मान लो हम कहीं पे जा रहा है, किसी महिला, अंधा अंधा है, दिखा नहीं देता तुम है, ऐसे नहीं बोलता है। तब कहीं जाके घर पहुंचा। ठीक है, अब चलिए राम राम। अब दूसरा, ये पहला पैराग्राफ ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये है पहला पैराग्राफ। अब आता है दूसरा, ये यहाँ पे लिखा है दूसरा, एक मिनट रुकिए थोड़ा, हाँ चलिए दूसरा आ गया। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। अब देखिए युद्ध का वर्णन आ गया, किसका वर्णन, युद्ध का वर्णन। यहाँ से पूछता है पैराग्राफ जो दो है, ये दो जो है कहानी का दो भाग जो है, दूसरा भाग, इसमें अब क्या होगा, युद्ध का वर्णन हो रहा है, राम राम कह रहा है। अब चलिए देखिए, हम बताते हैं अभी, चलिए चलिए। बोला राम राम, यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां कर गई, बताइए। अब कौन कह रहा है आगे पता चल जाएगा। भाई राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात जो है खंदकों में बैठ के हड्डियां उखड़ गई मेरी। अब भाई दिन रात बैठे रहे, खंदक, खंदक मतलब क्या होता है, जहाँ से सैनिक बैठा रहता है, छोटा छोटा रूम रहता है, खड़िया टाइप का, गड्ढा टाइप का। ठीक है, लुधियाने से 10 गुना जा रहा, और मेह और बर्फ ऊपर से, बताओ ऊपर से बर्फ गिर रहा है, इतना शीत गिर रहा है ऊपर से। ठीक है, पिंडलियों तक कीच में धसे हुए हैं, मतलब पिंडलियों तक क्या है, कीच में धसा हुआ, पूरा छावा तक जो घुटने तक होता है पूरा धसे हुए है। गनीम कहीं दिखता ही नहीं, गनीम मतलब होता है दुश्मन, साला कहीं दिख ही नहीं रहा है दुश्मन, कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है।
भाई अब युद्ध करने गए हैं तो बताइए तो खतरनाक है ना होगा। एक खंदक में बैठल है एकदम जा रहा है, ऐसा जा लग रहा है कि कितना आदमी मरियो जाता है, एकदम ऊपर से बर्फो गिर रहा है, एकदम कीचड़ भिन्ने है बताइए। और इतना खतरनाक दुश्मन है कि दिखबो नहीं करता है। हर एक 2 घंटे 10 घंटे पे हराम खोर इतना कान फाड़ने वाला धमाका मतलब फोड़ता है, करता है कि खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है बताइए। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े हैं, इस गोला से जो बचेंगे तभी तो हम जाएंगे बंदूक लेकर इसे लड़ने। नगरकोट को जलजला सुना था, मतलब नगरकोट में जो जल आग लगा जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। मतलब ये लहना सिंह शायद बोल रहे हैं कि नगरकोट का जलजला तो सुना था, जो अपने उधर होता था नगरकोट में जो हुआ था उसका जलजला सुना था नगरकोट में, लेकिन यहाँ तो भाई साहब 25 में क्या बोलते हैं, दिन में 25 को जलजले होते हैं, इतना धमाका के साथ। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कूनी निकली, जहाँ कहीं को कूनी लग चटाक से गोली लगती है भाई साहब, किनको दिखेगा शॉट मारते चटाक से गोली। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। बोल रहे हैं क्या कि न जाने बेईमान कहाँ है, मिट्टी में घुस गया है, घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। अब है लहना सिंह, और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी। चलिए ये जो बोल रहा था ये कोई दूसरा आदमी बोल रहा था, ठीक है सॉरी, राम राम वाला जो है कोई दूसरा आदमी बोल रहा था। जब इतना बात जो बोला ना तो लहना सिंह बोल रहा है और 3 दिन है भाई, 4 तो खंदक में बिता ही दिया है, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। मतलब कोई बात नहीं भाई, चल ना कोई बात नहीं, आज जो है 3 दिन है ना, 4 दिन तो खंदक में बीत ही गया है और 3 दिन सह लो, उसके बाद रिलीफ आ ही जाएगी, आराम हो जाएगा, फिर 7 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे, एकदम सबसे क्या बोलते हैं एकदम ऐश मौज करेंगे। टेंशन क्यों कर रहा है, भर दिन बैठ के खाएंगे और सोए रहेंगे, भर पेट खाकर सोएंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो है फ्रांस की मेम क्या कहती थी, तो क्या कहती थी कि मतलब ये जो है ना एकदम फल सब देते था खाने, दूध देते था खाने, कौन दूध पीने देती थी, फिरंगी में। जो फ्रांस की महिला थी ना वो था फिरंगी, फिरंगी में उसी को कहते थे। उसके बाग में एकदम मखमल सी हरी घास थी, है ना, मतलब पैसा देती थी, दाम देती थी, लेती नहीं थी, कहती तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाना हो, मतलब भाई अब हम किसी की ओर से जाएंगे लड़ने तो क्या हमको इज्जत देगा ना देगा, भाई हमको खाने के लिए देगा, भाई मेरे तरफ से लड़ना है, दम नहीं रहेगा तो कैसे लड़ेगा बताइए। चलिए 4 दिन तक पलक नहीं झपी है भाई साहब, 4 दिन तक पलक नहीं झपाए है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। क्या समझे, क्वेश्चन जो पूछता है कि इसका क्या आशय है, तो देखिए जिस प्रकार अगर हम घोड़ा को नहीं फेरेंगे, उसको नहीं दौड़ाएंगे, नहीं खिलाएंगे, नहीं पिलाएंगे, उसको अपना अभ्यास नहीं करवाएंगे तो बिगड़ जाएगा, कोनो काम का नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार सेना भी क्या है, अगर नहीं लड़ेगा तो बिगड़ जाएगा। सेना का काम ही है लड़ना भाई, बॉर्डर पे जाके। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर, जर्मनी वाले से युद्ध हो रहा था, 7 जर्मन को अकेला मारकर न लौटू तो मुझे दरबार साहब की दहेली पर मत्था टेकना नसीब नहीं, मतलब भगवान की दहेली पर मुझे जो है मत्था टेकना नसीब नहीं होगा। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। बोले पाजी कहीं, हमको बोलवे नहीं करते मारने के लिए, एकदम संगीन चढ़ा के हमको बोल दे ना तो भाई साहब एक जर्मन नहीं छोड़ेंगे, 4 मील तक एक जर्मन तो है बोलना है, यो अंधेरे में 30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक जर्मन नहीं छोड़ा था, पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो क्या क्या नहीं कर जाते, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों ऐसी बात कर रहा है, कौन, लहना सिंह की बात हो रहा है यहाँ पे, सब लहना सिंह बोल रहा है। पीछे जनरल ने क्या कहा था, हट जाने का कमान दिया, नहीं तो भाई साहब सीधे बर्लिन नहीं पहुंच जाते, तो फिर क्यों, सही बोलते हैं ना। ठीक है, लहना सिंह बोल रहा है क्यों, तो सूबेदार हजारा सिंह मुस्कुरा कर कहा, हजारा सिंह आ गया, उसी की पति है, जो लड़की थी बचपन की, उसी की पत्नी है सूबेदार हजारा सिंह। चलिए अब देखिए इसने क्या कहा कि लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, समझे। जमादार कौन था, वही लहना सिंह। जमादार कौन था,
लाना सिंह जो अभी बोल रहा है ना, ये सब सब जो है लाना सिंह था। नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं कि अगर आप लोग फंस गए मर गए तब, है ना। बड़े अफसर किसकी सोचते हैं, दूर की। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। ठीक है। सूबेदार जी बोलता है सच है, लाना सिंह बोला। सूबेदार जी सच है, लाना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियों में तो जारा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। मतलब अगर दोनों तरफ क्या बोलते हैं, खाई में दोनों तरफ अगर कहीं को कोनी निकल जाता है थोड़ा भी, एकदम गोलियां चल रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाएगी। हैं बताए तो ठीक है, सच बोल रहा है, सही है, लेकिन एक धावा जो हो जाए तो मजा ना आ जाएगा भाई, गर्मी आ जाएगी। हैं उद्यमी उठ, अब उद्यमी को उठा रहा है, उठ सिगड़ी में कोले डाल। उद्यमी नाम है उद्यमी का, उठ उठता उठता सिगड़ी में कोले डालता। सिगड़ी मतलब वही जो घोड़ा क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं हम लोग ने, घोड़ा टाइप करता है, एक लकड़ी उकड़ी को जला के हाथ सेकने के लिए, तो सिगड़ी में कोले डाल। बजीरा तुम 4 जना, बजीरा को बोल रहे हैं, बजीरा तुम 4 जन बाल्टी लेकर खाए का पानी बाहर निकाल कर फेंको जल्दी से। महासिंह शाम हो गई, खाए के दरवाजे पहरा बदल दे। महासिंह को बोला, देखो उद्यमी को बोला, अरे उद्यमी उठ तू, जल्दी सिगड़ी में कोला डाल, चुपचाप जाके जल्दी जा। बजीरा को बोला, बजीरा तुम 4 जना जो है बाल्टी लेकर खाए का पानी बाहर फेंक। और महासिंह को बोला क्या, शाम हो गई है, खाए के दरवाजे को जो पहरा है बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। सूबेदार कौन था, वही हजारा सिंह। सूबेदार कौन था, हजारा सिंह। ठीक है। बजीरा सिंह जो है पलटन का विदूषक था, हंसी हंसाने में, याद रखिएगा। पलटन, पलटन मतलब बटालियन जिसको बोलते हैं ना, पलटन। तो पलटन का विदूषक कौन था, वजीरा सिंह। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण है। जर्मनी से आया है, जर्मनी के तरफ से लड़ने आया, करो उसी का है। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। मतलब है देखो, बजीरा सिंह है हंसा नहीं हो बोला, गप मारता था, एकदम हंसाता था सबको, गप मारने बनाते। बोले हट तरीके, मैं पाथा बन गया हूँ, करो जर्मनी के भाषा का तर्पण है। उसका करता है, उसका क्या बोलता है, उसका होता है तर्पण, मतलब हुआ कि उसका बात मानता है, उसका दोगले कर रहा है, सॉरी मतलब उसको क्या होता है, उसको बोल सकता है ये कि उसका तुम खुशामदी कर रहा है ना, उसका तुम गुलामी कर रहा है। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। बोला भाई साहब अभी हंस रहे हैं, अब गिरा देगा कोई बम, खत्म कहानी। अब चलिए छोड़िए। हाँ, लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बारी के खरबूजे में पानी दो। अच्छा, लाना सिंह पानी ला, ले पानी ले, तो जाओ पानी दो, जाओ जाओ उधर, अपना बारी में पानी दो, अपना बारी के खरबूजा में। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। मतलब एहन पानी जो है, ऐसा खाद पानी पूरे पंजाब में नहीं मिलतो, समझ गई लो। चलो, हाँ देश क्या स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। बोले बस बात तो सही कर रहे हैं, यहाँ का जमीन तो भाई खतरनाक है इतना एकदम। मैं तो भाई लड़ाई के बाद कहूंगा सरकार से, भाई मुझे जो है 10 दूर 5 दूर दे दीजिए, एकदम हम लगाएंगे फल के बूटा, फले खाएंगे। कौन बोल रहा है, हाँ बजीरा सिंह बोल रहा है। लारी होरा को भी यहाँ बुला लेंगे। लारी होरा मतलब क्या होता है, लड़जट। हम लोग क्या कहते हैं गाँव घर में, बेटा बेटी को लड़जट लड़जट। तो लारी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में। मतलब लारी होरा को भी यही, अब लाना सिंह बोलता है, अरे बउआ तुम जो है अपना पत्नियों सबको बुलाएगा कि वह दूध पिलाने वाली मेरी फिरंगी में रहेगा। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं, चुप कर, शर्म नहीं आता है तुमको। फिरंगी मेम जो थी वही फ्रांस की महिला, तो पूछ बोला क्या, लाना सिंह मजाक कर रहा है कि क्या तुमको लगता, अच्छा तो क्या बोलते हैं, यहीं पे जो सरकार से जमीन लेगा, सब्जी उब्जी करेगा सॉरी, सब्जी उब्जी करेगा, तो क्या तुम जो है सब बेटा बेटी को बुलाएगा, पत्नी उतनी को, कि वही तुम फिरंगी में क्या बोलते हैं, फिरंगी में रहेगी। चुप कर, शर्म नहीं है क्या तेरे को, है यहाँ वाले को शर्म नहीं है। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा नहीं सका। बजीरा सिंह बोल रहा है कि आज तक मैं उसे, किसे, फिरंगी मेम को, जो फ्रांस की महिला थी, आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं। बताओ, हमको जबरदस्ती सिगरेट घुसाती है, हैं वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है, ओठों में लगाना चाहती है, मतलब समझे, एकदम सिगरेट को ओठों से लगाना चाहती है मुझे, हैं। और मैं पीछे हटता हूँ तो समझते हैं कि राजा बूढ़ा मान गया है, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। बताइए, मतलब फ्रांस की जो महिला है मेम, फिरंगी मेम है, फिरंगी, ये भाई साहब बताइए हरामखोर क्या कहता है,
उसको पता नहीं है, इतना दिन से मैं समझा नहीं सका। भाई देश देश की अलग अलग चाल है कि सिख जो है तम्बाकू नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, ये जबरदस्ती ओठों में लगाना चाहती है। बताओ तो ये गलत बात है। मैं पीछे हटता हूँ तो समझते कि राजा बुरे मान गए, ले अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा, बोधा सिंह था हजारा सिंह का बेटा, सूबेदार का। अच्छा है, क्या बोला? अच्छा है। जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपनी क्या कौन पूछा? ये लहना सिंह बोला अच्छा। अब बोधा सिंह कैसा है? तो बोला अच्छा है। वजीरा सिंह बोला तो जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ, रात भर तुम अपने कंबल, अपने दोनों कंबल उससे उड़ाते हो हैं, और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। हमको सिखा रहा है तुम लाना? सिखाएगा हमको? कौन बोल रहा है? वजीरा सिंह। आप पूछ रहे हैं जबर झूठे के हैं। तो हमको जैसे पते नहीं है कि रात भर तुम उसको क्या करता है, अपने दोनों कमल दे के उसको सुला देता है, और तुम अपने घोड़ा के पास बैठल रहता है, सिगड़ी के पास बैठल रहता है, और हमसे पूछ रहा है कि बोधा सिंह कैसा है, हैं? उसके पहरे पर अपना पहरा दे आते हो हैं, उसका जो पहरा का समय रहता है तुम दे आते हो खुद के पहरा। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना, कहीं तुम ना कमजोर हो जाना, कहीं तुम ना कुछ हो जाए, तुम्हें ना हो जाए। कौन बोल रहा है? वजीरा सिंह लहना सिंह को, क्योंकि लहना सिंह बहुत कुछ कर रहा था बोधा सिंह के लिए, हजारा सिंह के लिए। जारा क्या है अब ये पूछ रहा है, वजीरा सिंह बोल रहा है, ये पूछता है कि जारा क्या है, यह कथन किसका था? तो वजीरा सिंह का। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है, जारा क्या है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, इस कथन का क्या आशय है? देखो क्या होता है। बोल रहा है, देखो सबसे पहले तो जहाँ पे ये लड़ रहे हैं तो वहां पे एकदम भयानक जा रहा है, बर्फ गिर रहा है, ओला गिर रहा है। तो वहां पे क्या होता है, एकदम मौत हो जा रहा है, निमोनिया, मतलब एकदम मौत, इतना खतरनाक स्थिति है कि लोग मर रहे हैं। और मान लीजिए आपको निमोनिया हो गया, तो क्या आपको मुरब्बा मिलेगा? निमोनिया जो मान लीजिए हो गया आपको, निमोनिया जो ये खून की कमी रोग हो गया, तो क्या आपको मीठा चीज खाने के लिए देगा? क्या अच्छी चीज देने के देगा खाने के लिए? है मुरब्बे, मतलब मुरब्बे नहीं मिलने का मतलब हुआ कि क्या आपको अच्छा चीज खाने के लिए देगा? बोलेगा जाओ रसगुल्ला खाओ, जाओ क्या कहते हैं समोसा खाओ, जाओ क्या कहते हैं बढ़िया बढ़िया क्या बोलते हैं बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला चुन चुन के खाओ, ये कहेगा? नहीं कहेगा, करवा दवाई मिलेगी। तो वही बोल रहा है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलता, अगर तुम मरने वाला है तो तुमको मुरब्बा नहीं दे बल्कि करबी दवा दिया जाएगा, है ना, खतरनाक खतरनाक इंजेक्शन दिया जाएगा। इसलिए कहते हैं जारा क्या है रे, जारा मौत है, अगर जारा से तुम लग गया, ठंड लग गया तो मर भी सकता है तुम। वजीरा सिंह बोल रहा है। तब लाना सिंह बोला मेरा डर मत करो बे, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे बनूंगा। क्या समझता है? मैं अपने गांव के किनारे बनूंगा। जो बुलेल का खड्ड है ना, खड्ड मतलब होता है जो इसको बोलते हैं, जैसे ना गाँव घर में पगडंडी टाइप का, वो पगडंडी, वहां पे बनूंगा। है बात करता है। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा, और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के पेड़ की छाया होगी। तो कीरत सिंह क्या है रे? भाई है, भतीजा नहीं है। यहाँ पे देख लो, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। तो कीरत सिंह क्या है? भतीजा नहीं है, क्या है? भाई है। और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। हैं, ऐसे थोड़े मर जाएंगे हम। मेरा जो क्या बोलते हैं, मैं जो मरूंगा तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा, और मेरा हाथ के लगाए हुए आंगन के पेड़ की छाया होगी। समझ गया? वजीरा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने के लगा? चुप कर, मरने वाली गाँव, मतलब देखिए होता क्या, जैसे हम लोग मान लीजिए किसी को कहेंगे मर जाएंगे, ये वो करेंगे, तो चुप चुप, मरने मरने की बात भाग ऐसे। मरे जर्मनी और तुर्की हैं, हम क्यों मरेंगे? मरे सालों, जर्मनी तुर्की मरेगा। हाँ भाइयों कुछ गाओ। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, कैसे कैसे कैसे? तब देखो आपको बोल रहा है, दिल्ली शहर ते पिछोड़ दू जान दिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मंडिए, कर लेना नारे दा सौदारिये, ओए लाना चटा कदू। क्या बात हुआ? हमको नहीं पता चला कुछ, ठीक है। कद्दू बनियाए मजेदार गोरिये, हुन लागा चटा कद्दूएनु। ये दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना। अरे जाड़े का मौत भी कर लेना। सॉरी क्या है यहाँ पे, जाड़े का मौत भी कर लेना, लेकिन कर लेना नारेदा सौदा आ रही है। अच्छा ठीक है चलिए। अरे ओए अब हमें कद्दू चखना है, ए गोरे वर्ण वाली, ए मतलब गोरे वर्ण वाली, गोरे कलर वाली, कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। ये सब होने लगा, चलिए कोई बात नहीं। अब है, कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर वाली सिख ऐसा लुच्चे गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत से गूंज गूंज उठी, और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे। मतलब कौन, किसको लगता था कि इतना इतना दाढ़ी बनाने वाला ना सिगरेट पीता ना खैनी खाने, इतना लुच्चे गीत गाएंगे? लेकिन ऐसा लुच्चा वाला गीत गाया कि भाई साहब खतरनाक एकदम, 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे, ऐसा लगने लगा। चलिए दूसरा में हो गया। अब है तीसरा, तीसरा
तीसरा क्या बोलते हैं, तीसरा सीन बोल सकते हैं, ठीक, कहानी का तीसरा पैराग्राफ। चलिए, दोपहर रात गई, दोपहर रात गई मतलब एकदम रात हो गया है, ठीक है। अंधेरा है, क्या है, अंधेरा है। दोपहर रात गई है, अंधेरा है। सन्नाटा छाया हुआ है, एकदम सन्नाटा सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के तीन टीनों पर अपने कंबल बिछाकर लाना सिंह के दो कंबल और एक बरान कोट, जिसको हम ब्लैंकेट कहते हैं हम लोग, कंबल, बरान कोट ओढ़कर सो रहा है, ठीक। मतलब बोधा सिंह जो है, हजारा सिंह का बेटा, खाली बिस्किट के टीन था, उस पे अपने दोनों कंबल बिछाकर अपना दोनों बिछा लिया है, और लाहना सिंह के दोनों कंबल एक बरान को तोड़ के सो रहा है। बताइए, इतना चीज कर रहा है, आई लाहना सिंह कुछ नहीं कर रहा है उसके लिए। लाहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा के दुबले शरीर पर। एकदम बोधा का टेंशन हो रहा है, नहीं, बोधा सिंह को एकदम सुरक्षा प्रदान करता है, एकदम सहायता करता है, सब कुछ उसके बदले कर देता है। बोधा सिंह कराहा, बोधा सिंह क्या कहा, कराहा। तब लाना सिंह बोलता है, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। तो बोधा बोधा क्या बोला, पानी पिला दो। लाना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है। कपनी मतलब कपाने रहता है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, हो सकता है बुखार लग गया होगा, तबीयत खराब है। दांत बज रहे हैं, दांत बजने एकदम दांत किचकिचाने लगता है एकदम। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो, तो ठंडी था, एकदम दांत किचकिचाने लगता है, एकदम रोम रोम खड़ा हो जाएगा ठंडी में। और तुम, पूछा बोधा था, और तुम, मेरी जर्सी पहन लो, आई तुम क्या करेगा। तो मेरे पास सिगड़ी है और मेरी मुझे गर्मी लगती है। बताइए, ये ऐसा महान व्यक्ति है कि इसको गर्मी लगते है, समझ रहे हैं बात। पसीना आ रहा है, बाप, इतना बर्फ गिर रहा है इसमें, इसको पसीना आ रहा है लाना सिंह को, समझ रहे हैं ना। मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए हैं, हट, नहीं पहनेगा हम। तुम अपना सब कमल उमल दे देता है, बताओ कैसे चलेगा, हम नहीं लेंगे। 4 दिन से तुम मेरे लिए इतना कहा और बोला होगा, नहीं 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 पहनेंगे, जाओ, खाली सब कुछ दे देता है हमको, तुम नहीं पहनेगा, मर जाएगा तब। हाँ याद है, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी देखो, है नहीं, यहाँ झूठे का बोल रहा है कि मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। लाना सिंह बोल रहा है, आज सवेरे ही आई है, आहा, आज सवेरे आई है, समझ रहे हैं बात को। विलायत से मैं बुन बुन कर भेज रही है, वाह, मतलब विदेश से जो है ना, भेज रही है। झूठ बोलने का तरीका देख लीजिए लाना सिंह का। गुरु उनका भला करे, यो कहकर लाना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो, अब देखो अपना जर्सी उतार लिया कोट, और जर्सी उतारने लगा, ले ले ले, पहन ले बोधा, पहन लो पहन लो। सच कहते हो, तो और नहीं तो कहते, झूठ कहते है लान। बोधा सिंह बोला, सच कहते हो, सही में भेजा है तुम्हारे लिए, और नहीं तो क्या, झूठ। जो कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना, ले फिर जबरदस्ती, नहीं नहीं करते रह गया, बोधा पहना दिया जबरदस्ती। और आप खाकी कोट जिन कुर्ता पहरे पर आ खड़ा हुआ, और अपने आप क्या हुआ, लाना सिंह जो है खाकी कोट पहना, सिर्फ खाकी कोट, एकदम कुछ उसमें एकदम ठंडी लगेगा, और जींस का कुर्ता फर पहन कर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, बोले थे ना, ये सब झूठ था, ये बना बनावटी बात है, मेरे पास बहुत है, ये 2-4 आया है, ये सब क्या था, बनावट है। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। आधा घंटा बीत गया, ये सब हो गया तो आवाज आई इतने में कि सूबेदार हजारा सिंह। कौन, लेफ्टिनेंट साहब। कौन, लेफ्टिनेंट साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। सूबेदार जो था ना, अरे हजारा सिंह, तो शायद कोई आया था, और कौन आया था अभी बाद में पता, आधा घंटा जो बीत गया ना, खाई के मुंह से आवाज गया, सूबेदार हजारा सिंह। तो पूछा हजारा सिंह, जी लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम, एकदम सलाम सब सलाम। देखो, इसी दम मतलब इसी समय धावा करना होगा। जो आदमी आया था, रात था, एकदम अंधेरा था, सन्नाटा छा हुआ था, इसी दम सा धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर जो है, पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, मतलब जर्मनी वाला जो है खाई बनाया हुआ है, समझ गया। अभी वो जो है इसी दम इसी वक्त हम जो है क्या करना पड़ेगा, धावा बोलना पड़ेगा। अब बोल रहा है, ये जो आया था आदमी बोल रहा है, खाई में, जर्मन खाई में जो है 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है, मतलब देखिए क्या कहा कि मील भर, 1 मील की दूरी पे जर्मन खाई है, और उस जर्मन खाई में 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, मतलब पेड़ होगा तो बोला इन पेड़ों के नीचे नीचे जो है ना, 2 खेत के आगे से रास्ता है। 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूँ। 3-4 घुमाव वाला मोड़ है ना, वहां पे मैंने 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबके को साथ ले जाओ, उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा।
अच्छा देखो अब कौन आया था, बड़ा हरामखोर टाइप का आदमी आया था। इसको हुक्म दे दिया, रे देखो 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है, पीरो के नीचे नीचे जाओ, तुम उस खेत होके हुए 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर दिया हूं मैंने, तुम यहाँ 10 आदमी छोड़ो और साथ ले जाओ सबको, खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हो न हुक्म न मिले वहीं पे रहना, हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म, हजार सिंह क्या बोला, जो हुक्म, चुपचाप सब तैयार हो गया भाई। अब बड़ा ऑफिसर होता है तो मानना पड़ता है, तो पता नहीं था कि बड़ा ऑफिसर है कौन है, नहीं आगे पता चलेगा। चलिए अब बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। बोधा, अब बोधा को एकदम बुखार लगल था, इसको 10-10 को कंबल दे रहा था सूबेदार, क्या बोलते हैं, लहाना सिंह दे रहा था, तो बोधा भी कंबल उतार चलने लगा। तब लहाना सिंह ने उसको रोका, लहाना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा को इशारा कर दिया ना, बोधा सिंह क्या बोलते हैं, बोधा सिंह जो अलग क्या बोलते हैं आगे बढ़ा ना जाने के लिए, तो बाप सूबेदार, बाप बाप होता है भाई। सूबेदार ने क्या क्या उंगली कर दिया, लहाना सिंह हो जा रहा है, देखो क्या किया जाए अब। तो लहाना सिंह समझ कर चुप हो गया, पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, एकदम हुज्जत हुआ, सब लड़ाई कर रहा था, हम जाएंगे लड़ने, हम जाएंगे, हम कोई रहे क्या, कोई रहना ही नहीं चाह रहा था। इस पर बड़ी हुज्जत हुई, हुज्जत मतलब एकदम खतरनाक तरीका से बहस हुआ, हुज्जत हुआ, कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझा कर सूबेदार ने मार्च किया, कोई रहना ही नहीं चाह रहा था, बोलेगा भाई कम भी रहेंगे, मार वार देगा कोई तो हम नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, सब जाना चाहता था लड़ने के लिए वहां पे, सबके साथ एक साथ रहेंगे। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े, मुंह फेर कर मतलब मुंह ऐसे करके, उसके साइड नहीं ताक रहा था, उसके तरफ नहीं देख रहा था, मुंह फेर कर खड़ा हो गया और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगा। जो आया था आदमी, हो सकता है लपटन, देखो लपटन साहब नहीं था ओरिजिनल, भेष बदल के आया था। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। वाह, ये हो गया गलत बात। अब भाई साहब लपटन साहब हरामखोर आदमी क्या कहते हैं, ये जो है बदल के आया था। अब बोलता है लहाना सिंह को, लो बाबू तुम भी पी लो, तुम भी पी लो भाई, तुम भी पी लो। आंख मारते मारते लहाना सिंह समझ गया, सब समझ गया, मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब लाओ। क्योंकि भाई कोई भी आदमी है तो क्या होता है, समझ जाता है, अब ये चोर होगा तब ना भेष बदल के आया है, तो ये भी अपना मुंह का भाव छुपा लिया, बोला ठीक है साहब लाओ ना, लाओ ना। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका, इसका, लहाना सिंह का, कि भाई साहब ये तो बड़ी गलती हो गई, ये तो ओरिजिनल लपटन साहब नहीं है। लपटन साहब के पटियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए हैं, और उनकी जगह कैदियों से कटे कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। अब समझ गया कि ये लपटन साहब नहीं है, उनके जितना बड़ा बड़ा बाल था ये कहाँ चल गए एक दिन में, हैं पटियों वाले बाल कहाँ उड़ गए, और उनकी जगह कैदियों से कटे फटे बाल आ गए हैं। शायद साहब शराब पिए हुए है और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया है। ये सोचा कि या तो लगता है शराब पिया है, जिसके कारण ही जो है बाल कटा लिया। लहाना सिंह ने जांचना चाहा, अब जो है 100% श्योरिटी के साथ जांचना चाहिए कि सही में नहीं है कि है, ठीक है। लपटन साहब 5 वर्ष उसके रेजिमेंट में था भाई, उसके टुकड़ी में 5 साल से था, जो 5 साल से रहेगा उसको पता रहेगा ना सब कुछ, कि कौन क्या पीता है कौन नहीं पीता है। क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, पूछा, एकदम जांचना चाहा, तो लहना सिंह पूछा क्यों साहब, पूछेगा कि लपटन साहब की जांच कैसे किया, तो पूछा क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, तो लड़ाई खत्म होने पर, क्या बोला लपटन जो आया था, बोला क्या, सॉरी, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं, पूछा, पसंद नहीं है लहना, नहीं साहब, शिकार के हुए मजे यहाँ कहाँ, याद है पौर साल मतलब पिछले साल नकली लड़ाई लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ 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 वही, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठी में निकली, मतलब देखो अब इसका ले रहा है भाई। बोला है, बोला अरे कब जाएंगे हिंदुस्तान सर, लपटा साहब को पूछा तो बोला यहाँ पे मन नहीं लग रहा है। अरे नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, शिकार का मजा कहाँ है यहाँ पे, याद है आपको पोर साल हम लोग गए थे तो शिकार किए थे, है ना, एकदम यहाँ पे जो है नील गाय निकली थी ना, तो ऐसे गोली मारे थे ना आप, एक एक गोली कंधे से लगे और पुट्ठे में निकल गई थी। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि घर क्यों जाएंगे। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना, अब पूछ रहा है, जांच रहा है,
आ गया था नील गाय का सीट। आपने कहा था कि रेजिमेंट के मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। उसको कुछ पता ही ना, झूठे में हाँ बोल रहा है, झूठे के बात बोल रहा है सबटा। तो ये बोल रहा है हाँ हम तो जो है ना वो विदेश भेज दिया, आया था ना नील गाय का शेर, तो उसको हम एकदम सजा उजा के जो है ना भेज दिए। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। हाँ हाँ लहना सिंह 2-4 फुट इंच चलेगा, है ना था। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। दिया सलाई मतलब ले आता हूँ जलाने वाला। कहकर लहाना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसे झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अब उसे थोड़ा भी निसंदेह नहीं रहा, क्योंकि भाई उस जांच लिया था कि लपटन साहब नहीं है, मैं तो सिगरेट पीता नहीं हूं, तो मुझे कैसे दे देगा सिगरेट पीने। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? बजीरा सिंह। हाँ अब देखो बजीरा सिंह था यहीं पे। हाँ क्यों लाना, क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लग नहीं दी होती। अरे हाँ बोलना, बजीरा सिंह बोला, बोलना क्या हुआ, क्या कमाया था, जरा तो सोने देता। चलो अब देखो क्या बोलते हैं। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। लाना सिंह बोला, अरे होश में आ गधा, कयामत आई है, लपटन साहब की वर्दी में आई है। क्या? क्या? लपटन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं। लाना सिंह बोल रहा है, उनकी वर्दी पहनकर यहाँ कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है। सोहरा मतलब सरवा जो है, साफ उर्दू बोलते हैं हरामखोर। सरवा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू बोलता है। और मुझे पीने को सिगरेट दिया है, बताओ। हैं, सिख आदमी सिगरेट पीता है, बताओ तुम। तो अब बजीरा बोला, तो अब तब क्या करेगा? अब मारे गए, धोखा है। कौन बोला? लाना सिंह। अब मारे गए, धोखा है, गलत बात है ये तो। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाए पर धावा होगा। उधर उन पर हमले, खुले में हमले धावा होगा। उठो एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। मतलब जो आदमी लोग गए हैं ना उसके, दौड़ो जल्दी से दौड़ो, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, जाओ जल्दी से। कहाँ जाओ? बुलाओ उसको सबको। पता तक न खड़के, देर मत करो। हुकुम तो यह है कि यही, हुकुम तो यह है कि यही, ऐसी तैसी हुकुम की। मेरा हुकुम, जमादार लहाना सिंह जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लखन साहब की खबर लेता हूँ। अब देखो, अब बाजीराव सिंह बोलता है हुकुम तो है कि यहीं पे रहना है। तो बोला, अरे हुकुम का ऐसी की तैसी, यहाँ पर भी मैं सबसे बड़ा क्या बोलता है ऑफिसर हूँ, मैं जो कहूंगा कहूंगा वही करना पड़ेगा, जो मेरा हुक्म है। जाओ, मैं अभी लपटन साहब की खबर लेता हूँ डुप्लीकेट वाला का। ठीक है तुम जाओ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। अरे 8 नहीं 10 लाख। कौन बोला? लाना सिंह। 8 नहीं 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। भाई साहब सही बोल रहे हैं। जो अकालिया सिख सैनिक होता है, एक एक अकालिया सिख लाख के बराबर होता है। चले जाओ, जाओ जल्दी से बुला के लाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लाना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा, देखो लाना से चिपक के देख रहा है लाना सिंह, ठीक है। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से, देखो पूछता है कि लपटन साहब की जेब से क्या क्या निकला। तो बेल के बराबर 3 गोले निकले। गोले मतलब वही बम होगा भाई साहब, बड़का बड़का बम, समझ रहे हैं, बेल के आकार का। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया, जो जितना क्षेत्र था घुसेड़ दिया भाई साहब, बताओ बम फिट कर दिया। और तीनों में एक तार सा बांध दिया, तार के खींचेंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा। तार के एक आगे सूत की गुत्ती थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। समझ रहे कितना तेज आदमी, एकदम की बम फूटेगा तो सीधे तोड़ उड़ देंगे, सबको उड़ा देंगे। सिगड़ी के पास, घोड़ा के पास रख दिया। बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था कि बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक उठाकर लाहना सिंह के साहब की कोनी पर तान कर दे मारा। जहां आग लगाने ही वाला था, जो क्या बोलते हैं बॉम्ब टाइप में, बॉम्ब का जो बथियर होता है ना, उसमें जो आग लगता है जिसमें, वो क्या क्या बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक लिया, मारा सीधे कोनी पर, सीधे तान दे मारा। धमाके से साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लाना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉड, ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए। ओ माय गॉड, हराम को अंग्रेजवा था। एक क्या मारा सीधे कुंदा साहब गर्दन पे मारा ना, आंख साहब आंख मिन गॉड मतलब ओ माय गॉड, मिन गॉड, मिन गॉड मतलब क्या हुआ, ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए। लाहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके। सबसे पहले बम को फेंक दिया और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जब जेब की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपने जेब के हवाले किया, अपना जेब में रख लिया।
साहब की मूर्छा हटी। लाना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? मारा था गधा के एकदम लपेट के। कैसन मिजाज है लपटन साहब? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गाय होती है, सब झूठ बात कहा था, और उनके 2 फुट 4 इंच के सिंग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोतों पर चढ़ते हैं। बताओ, हैं? मतलब सब कुछ सीख लिया कि सिख सिगरेटो पीता है और मुसलमान मूर्तियों पे जल चढ़ाता है, वो सीख लिया। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है बे? हैं? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोलना करते थे। हैं? बताओ तो, हमारे जो लपटन साहब था ये 5 लफ्ज नहीं बोल पाता था, और तुम गधा भाई साहब बताओ तो इतना उर्दू कहाँ से सीख लिया है? लाना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। पतलून मतलब नीचा जो पैंट वाला होता है ना, उसका तलाशी नहीं लिया था, लेकिन उसी में था बंदूक। साहब ने मानो जारे से बचाने के लिए दोनों हाथों में जेब डाले हो। अब साहब को लग रहा था, लाना सिंह को लग रहा था कि जो है जारे से बचने के लिए जेब में हाथ डाला है। लाना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए बे। मांझे बोला था ना, मांझे। लाना सिंह कहाँ का मांझे? चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का यह लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है। लाना सिंह कहाँ का था? मांझे का। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। अब देखो पूछता है कोई कि गांव में लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी, क्या कहता फिरता था लोगों को? तो देखो क्या करता था। ये जो तुर्की मौलवी है, यहाँ से हेडलाइट कर लेना। तुर्की मौलवी क्या करता था? औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था। कौन? ये मौलवी, तुर्की के मौलवी। और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसने उसमें से विमान चलाने की विधा जान गए हैं। कौन कहता था? ये तुर्की मौलवी। गौ को नहीं मारते, मतलब गाय को नहीं मारते हैं, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। सब किसकी बात बोला है? तुर्की मौलवी का। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। बताओ, मेरे देश में आके ये सब करता था। डाक बाबू पोल्हूराम भी डर गया था। याद रखना, डाक बाबू का नाम क्या था? पोल्हूराम। मैंने मुल्ला जी के दाढ़ी मुड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो समझ लेना। नहीं कहता हमारे गांव में जब पैर रख ली तो टांग तोड़ तोड़ के तोड़ हड्डियां तोड़ दे हम, समझ गए? ले तो भाग यहाँ से। मुल्ला जी के दाढ़ी पकड़ लिए थे, एक भगा दिए थे। तुम क्या है बे? हैं? तुम कौन पलटन बनेगा? साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लाना की जांग में गोली लगी। अब देखो, जेब क्या बोलता है, जेब में रखा था, सीधे पिस्तौल जांग में गोली लग गया। इधर लाना की हेनरी मार्टिनी की 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। जहां फायरिंग किया, पहले तो नहीं मारा है लाना सिंह, लेकिन पता नहीं था कि जेब में पिस्तौल है। वो क्या कर दिया, जेब में से ही पिस्तौल चला दिया, जिसका लाना सिंह का जांग में लगा। अब जहाँ गोली चलाया जैसे ही कि लाना सिंह के पास था हेनरी मार्टिनी के 2 फायर मारा, सीधे कपाल के हेडशॉट मारा, खत्म कर। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है क्या है? वहीं पे सोया हुआ था, गया नहीं था। लाना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया, एक हरका हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। बताओ कि पगलवा कुत्ते आयल चलेगा, हम जो उसको मार दिए, चुपचाप सोत जा। और औरों से सब हाल कह दिया, बोधा से नहीं बताया, समझ रहे हैं? सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लाना ने साफा फाड़ कर गांव की, क्या बोलते हैं, घाव की दोनों पटिया कसकर बांध ली, न कपड़ा से बांध लिया। घाव मांस में ही था। पटियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर घाय में घुस पड़े। बताइए, जहां यही घटना हो रहा था कि उतने में 70 जर्मनी सैनिक जो है चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों को बंदूकी की बाढ़ ने पहले धावे को रोका। सिख का जो बंदूक का जो बाढ़ था, दे बंदूक पहले को रोका, दूसरे को रोका। पर यहाँ थे 8 गो न था, सब तो चल गया था। लाना सिंह तक तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 ताक ताक कर मार रहा है लाना सिंह। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे एकदम खजान, अचानक आवाज आई, वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी की खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों का फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगा। मतलब पीछे से भी उनके दोस्त लोग आ गए।
8 ही लोग जो था, फिर भी जो है जीत रहा है, फिर भी मार रहा है जर्मनी वाले को। जर्मनी वाले क्या कर अपने भाइयों के शरीर पे जो दोस्त आ रहा है, फिर भी उसी उसी समय क्या हुआ, पीछे से आ गया कि वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगी। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आंख बरसाते थे और लाना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। भाई आगे से तो अकेले काफी है भाई, जब खतरनाक तरीका से संगीन जैसे तलवार जैसे बंदूक चला रहा है, हैं? अब पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते हैं। हजारा सिंह पीछे से है। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई। वाह गुरुजी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे, मारे गए, शहीद गए, या करा रहे थे। 63 को एकदम गिरा दिया, खेत कर दिया, मार दिया, शहीद हो गया सब जर्मनी वाले। सिखों में 15 के प्राण गए, 15 के प्राण सिख की तरफ से भी गए थे। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई थी, जो कंधा होता है ना दाहिने, आर पार निकल गई थी। हैं? लाना सिंह की पसली में एक गोली लगी, पसली में। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया। बताए पसली में मिट्टी घुसेड़ दिया था। बताओ कितना खतरनाक लोग था। और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लाना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। पहले तो एक जांग में लगा ही था, लेकिन पसली में खतरनाक घाव था, वो क्या क्या मिट्टी भर लिया, ले पता नहीं चलने दिया किसी को। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषाओं में दंतवी दंतवी नोपदेशाचार्य कहलाती है। ओहो, मतलब इतना अच्छा हवा चल रही थी कि बाण भट्ट की भाषा में इसको क्या कहते हैं, दंतवी नोपदेशाचार्य कहलाती है। बजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। मतलब फ्रांस की भूमि इतना खतरनाक भूमि था, इतना मुलायम भूमि, इतना अच्छा अच्छा फर पेड़ फर था, कितना चिपकता था। जब मैं दौरा दौरा सूबेदार के पीछे गया था, है इतना चिपक रहा। जब मैं जो तुम भेजा था ना लाना से, जितना खतरनाक मीटर चिपक रहा था, मैं कैसे दौड़ के गया समझ लो। सूबेदार लहाना से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह दे रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। न सब उसको सराह रहे थे भाई, क्योंकि लहाना सिंह पहचान लिया था जर्मनी जो लेफ्टिनेंट साहब बन के आए थे। ठीक है, इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिने और खाई वालों ने सुन ली थी। खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां झट से 2 डॉक्टर, 2 बीमार धोने की गाड़ी, एम्बुलेंस, 2 कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। 1.5 घंटा लगा, फिर भी समझ रहा है इतना आर्मी वाले, फिर भी 1.5 घंटा लग गया। फील्ड अस्पताल नजदीक था। फील्ड अस्पताल मतलब जो आर्मी का अस्पताल होता है नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, बताओ। इसलिए मामूली पट्टी बांध कर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए जो घायल हो गए थे, और दूसरी में लाशें रखी गई जो मर गए थे, जो शहीद हो गए थे, मरे नहीं थे जो शहीद हो गए थे। सूबेदार ने लाहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए थी, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है। बताइए लाहना सिंह कितना अच्छा आदमी थे, अपनी जान की आहुति दे दिया अपने प्रेम की खातिर, समझ रहे हैं। सवेरे देखा जाएगा लाहना सिंह, कोई बात नहीं, चलो सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर में बर्रा रहा था, एकदम जोर है, एकदम मतलब एकदम बुखार लगा है। वह गाड़ी में लिटाया गया न, क्या कहता है, बोधा सिंह को गाड़ी में लिटाया गया। लाना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। अब लाना को छोड़कर सूबेदार जाना नहीं चाहता था। यह देख लाना ने कहा तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ, चले जाओ, नहीं जाओ तुम, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। लाना सिंह बोला तुमको बोधा के समय तुम्हारे बेटा और तुम्हारी पत्नी सूबेदारनी की सौगंध इस गाड़ी में नहीं चला तो जाओ तुम, और तुम कब आएगा। हजारा सिंह पूछा मेरे लिए वहां पहुंचे गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुंडों के लिए भी तो गाड़ी आती होंगी भाई, जर्मनी मुर्दे वाली तो गाड़ी आती होंगी। मेरा हार बुला नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। पूछा भाई जर्मनी वाले तो मरे हुए, देखो इतना इतना कितना खतरनाक, हम लोग तो खड़े हैं, देखता नहीं है, वजीरा सिंह मेरे पास है, जाओ तुम लोग। अच्छा पढ़ने बोला, अच्छा ठीक है, ठीक है। बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। बोधा क्या बोला, भला आप भी चढ़ जाओ ना। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। अब हजारा सिंह को बोला सुनिए तो हजारा सिंह, सुनिए थोड़ा। अब सूबेदारनी को चिट्ठी लिखिएगा ना तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, वही लड़की थी, समझ गए। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया।
इतना प्रेम, समझ रहे हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बोधा सिंह जो उसी लड़की की बेटा था, और हजारा सिंह जो है सूबेदार उसी लड़की की पति था, उसके लिए कितना कुछ किया। क्योंकि एक बार जब घर गया था ना ये लाना सिंह, तो उसको प्रॉमिस किया था कि हमसे जो है आप मेरे बेटे और मेरे पति का जो है क्या करिएगा, क्या बोलते हैं, सुरक्षा करिएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि लहना सिंह बोल रहा है कि सूबेदारनी को जो लिखेगा ना चिट्ठी, तो मेरा मत्था टेकना लिखिएगा, प्रणाम लिखिएगा। गाड़ियां चल पड़ी, बोला है ठीक है, गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए, है ना, प्राण बचाए। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे भाई, लिखना क्या भाई, साथ ही घर चलेंगे। अपने सूबेदारनी को तू ही कह देना, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना, है तुम्हारी भी सूबेदारनी है, मेरी पत्नी है, तुम्हारी भी सूबेदारनी है, मैडम को कह देना जाके तुम खुद ही। उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा, देखिए इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, उसने क्या कहा था। ठीक, जब बोला ना लहना सिंह कि आप जो है ना चिट्ठी लिखिएगा, तो बोलिएगा कि आपने जो कहा था ना करने के लिए मैंने पूरा किया है। तो सूबेदार बोलते हैं भाई इसमें चिट्ठी लिखने की क्या बात है, साथ में चलेंगे, तो अपने से कह देना कि क्या कहा था उसने, तुमने क्या किया। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, हजारा सिंह को बोला मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना, ठीक। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया, बजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे। तर हो गया, तर हो रहा है, मतलब नहीं, गर्मी लग जाता है, एकदम पसीना पसीना छूट जाता है, तो बोला तर हो रहा है, थोड़ा जो है क्या बोलते हैं, मेरा खोल दो कमरबंद। सॉरी, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए, अब है पांचवा, देखिए 5 भाग में बांटा गया, पूछता है उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया, 5 भाग में, सिर्फ 5 भाग है। चलिए चलिए, अब है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ, बहुत साफ हो जाती है। अब देखिए पूछता है कि ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। जन्म भर की घटनाएं एक दूसरे के सामने आने लगती है एक एक करके, मतलब जो मृत्यु जब होता है ना, मृत्यु का जो पल आता है ना, स्मृति पूरा साफ हो जाता है, पूरा बेटा बेटी है ना, एकदम पूरा परिवार बचपन सब याद आने लगती है, जन्म भर की घटनाएं एक दूसरे करके सामने आ जाती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, ठीक है। लाना सिंह 12 वर्ष का है। अब देखिए पुराना बात हो रहा है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, कहाँ है मामा के यहाँ, है दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, तो हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है, जिसी का नाम सूबेदारनी है अभी, है। जब वह पूछता है कि तेरी कुर्बानी हो गया है, तो धत कहकर भाग जाती है, लेकिन एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो कह दिया हाँ कल हो गई, देखते नहीं और रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लाना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ क्रोध, फिर बोल रहा है बजीरा सिंह पानी पिला दे, मतलब पीछे वाला बात अब फिर इसमें आ गया, क्या बोल रहा है बजीरा सिंह को लाना सिंह कि बजीरा सिंह पानी पिला दे। अब 25 वर्ष बीत गए, क्या वर्ष बीत गया, 25 वर्ष, मतलब 12 साल ये, अब 25 वर्ष ये, कितना हो गया, 37 साल हो गया। अब लाना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है, समझ रहे हैं। अब लाना सिंह क्या है, पूछता है लाना सिंह क्या है, तो जमादार है, जमादार था, और 77 नंबर राइफल में था। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, न मालूम वो कभी मिली थी या नहीं, न ध्यान ही रहा, सेना में आ गए, है ना। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वो अपने घर गया था, देखो कौन, ये लाना सिंह, ठीक है। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, मतलब यहाँ पे लाम पर जाती है, फौरन चल जाओ, मतलब अब चढ़ाई करना है, जल्दी से आ जाओ, छुट्टी पे गया था, लेकिन छुट्टी भी नहीं नसीब हुआ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना। कैसे मिला था देखिए उस लड़की से, फिर से कि बोला हजारा सिंह हमको भी जाना है, सूबेदार बोला कि जो है साथ ही चलेंगे, ठीक है साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था, और सूबेदार उसे बहुत चाहता था लाना सिंह को। लाना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा, जब चलने लगे तब सूबेदार बेरे में से निकल कर आया, बोला लाना से, बोला लाना सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लाना सिंह भीतर पहुंचा, अब वही लड़की थी, तो शादी तो हो गया था, हजारा सिंह थे, तो लाना सिंह जब गया उसके घर, तो लाना सिंह हजारा सिंह बोला अरे तुमको तो जानती है,
मैडम जी सूबेदार ने, जाओ तो मिल के आ तो। सूबेदार ने, मुझे जानती है कब से? तो बोला रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना का। बोला प्रणाम प्रणाम मैडम जी, प्रणाम भाभी, मत्था टेकना। अशेष सुनी लहाना सिंह चुप। मुझे पहचाना? बोला नहीं। मुझे पहचाना? लड़की पूछी तो नहीं। लड़का बोला नहीं। तेरी कुरमाई हो गई है, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटो वाले साल अमृतसर में। भाव की टकराहट से मूर्छा खुली। मतलब जब ये भाव ये सुना ना लाना सिंह, मूर्छा खुली ऐसे एकदम, ऐसे लेटल है, अभी घाव से लथपथ है, लेटा हुआ है। तो जब ये बात आया ना मन में, तेरी कुरमाई हो गई, तो भाव के टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदल दी। पसले का घाव बह निकला, उसमें से खून बहने लगा। वजीला पानी पिला दे, उसने कहा था। वजीला पानी पिला दे, उसने कहा था। लाना सिंह ने कहा था पानी पिला दे, लेकिन यहाँ भी आगे उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, क्या चल रहा है? ड्रीम चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ। नहीं सूबेदारनी, सपना चल रहा है। सूबेदारनी बोलती है कि मैं तेरे को आते ही पहचान लिया, मुझे ना सिर्फ एक काम है, मेरे तो भाग फूट गए, सरकार ने बहादुरी के खिताब दिया है। सरकार ने बहादुरी का खिताब मतलब बहुत पैसा दिया है, जमीन दिया है, लायलपुर पाकिस्तान में है, जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, नमक हलाली का, पर सरकार ने हम तीमियों की घगड़िया पलटन क्यों बना दी है? जो मैं भी सूबेदारनी के साथ चल जाती है, हमरो बना देता पलटन में, हमरो ले लेता, मैं भी चल जाता सूबेदार जी के साथ। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए पर 1 भी नहीं। मतलब बोल रही है सूबेदारनी कि मैं आपसे विनती करती हूँ, तुमको मैं आते ही पहचान गया था लाना सिंह। मेरे जो है एक पति है वो भी फौज में, एक बेटा है वो भी फौज में, 1 साल हुआ है फौज में। इसके पीछे जो 4 बेटा हुआ, 4 संतान हुआ, एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। है अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग बताओ, अब दोनों जा रहे हैं, मान लीजिए दोनों नहीं बचे। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था ना, घोड़ा जो है उसका नहीं होता बैलेंस बिगड़ जाना, तो तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, उसके क्या बोलते हैं अंदर आने, मतलब उसके मतलब क्या बोलते हैं उसके तौर में, उसको जो क्या बोलते हैं नीचे आने से बचाया था। जो घोड़ा वाला जो दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था टांगे वाले का घोड़ा, तो उसके अंदर आने से बचाया था, नीचे आने से बचाया था। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे इन दोनों को बचाना विनती है मेरी, यही मेरी भिक्षा है, आपसे भीख मांगती हूँ, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लाना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। लाना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लाना सुपरा, फिर बोला कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझ कर कहा हाँ। देखो क्या बोला, कौन? कीरत सिंह भाई था इसका, नहीं भाई है। तो बोला कौन? कीरत सिंह। चूंकि देखो होता क्या है, जब अंतिम दिन आता है तो एकदम पूरा जन्म मरण की घटना याद आने लगती है, पहले ही पैराग्राफ में लिखा था। तो बोला है कौन? कीरत सिंह। तो वजीरा सिंह ने भी बोल दिया हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब क्या हार में, मतलब इस बार आम खूब फल तो एकदम फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना अपन ना। चाचा भतीजा मतलब चाचा हुआ कीरत सिंह, और उसका अपन बेटा भी होगा, जैसे शायद लहाना सिंह का शादी हो गया था नहीं हुआ था पता नहीं, लेकिन चाचा भतीजा कहाँ से ला दिया। बोला कि चाचा भतीजा जो है यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है ना उतना ही यह आम भी है। मतलब कीरत सिंह क्या है, इसका भाई है, भतीजा नहीं याद रखना, भतीजा का नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। जिस महीने में उसका जन्म हुआ था ना उसी महीने में मैं इसे लगाया था, ठीक है। वजीरा के आंसू टप टप कर रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घाव से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह, ठीक है। तो यह होता है चैप्टर खत्म। आशा करता हूं कि पूरा लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर भी लाऊंगा अभी, लेकिन इससे पहले आप क्या करिएगा, हर एक क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। मैं यह भी बता दूं कौन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर,
सब पूछने वाला है। पहले जो क्या कहते हैं शुरू के 5 से 6 चैप्टर जो है इतना अच्छा है, इतना क्वेश्चन आते हैं उससे, अगर आप कर लिए इसके बाद जब पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, जो 45-47 क्वेश्चन वीवीआई करके दूंगा, उससे ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, पिछले साल भी आए थे, मैंने दिया था 43 क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर भी दिया था, क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है, मिल गए थे। ठीक है, अगर ये आप ऐसे करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इसलिए पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ने का तरीका अच्छा होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और दोस्तों को भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, नया चैनल है। ठीक है, जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी जाके जो है ऊपर जाएगा चैनल। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू देखने के लिए, धन्यवाद सभी को। गुड नाइट। ये अभी जो रात में बन रही है तो आप सभी को गुड नाइट।